अच्छा सर, हमने अपनी लास्ट क्लास में ऑडिट रिपोर्ट को शुरू किया था और हमें एक बात पता थी कि सर हमने उसके अंदर एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट को शुरू किया था। सही जी। और मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि इसमें से सवाल किस किस तरीके का आता है। हाँ भाई, सबसे पहली चीज मैंने आपको बताई थी, इसमें सवाल किस नेचर का आता है, जल्दी से बताओ। कि ऑडिट रिपोर्ट दे देगा और बोलेगा इसमें क्या निकालो, गलतियां। या तो सिचुएशन देगा, बोलेगा बताओ कि इस सिचुएशन में रिपोर्ट के कौन से एलिमेंट पे क्या इंपैक्ट आएगा, ये बता दिया था। तीसरी चीज मैंने आपको ये कही थी, सिचुएशन देगा और बोलेगा इस सिचुएशन में रिपोर्ट का कोई पैराग्राफ ड्राफ्ट करके दे दो। कितने तरीके की सिचुएशन? 3। फिर से रिपीट कर रहा हूं। रिपोर्ट देगा, बोलेगा इसमें गलतियां निकालो। सिचुएशन देगा, बोलेगा इस सिचुएशन में रिपोर्ट के कौन से एलिमेंट पे इंपैक्ट आएगा। सिचुएशन देगा, बोलेगा रिपोर्ट का ये हिस्सा लिख के दे दो। इन तीनों केसेस के अंदर आपको एक चीज आनी चाहिए कि आपको रिपोर्ट की नॉलेज हो। मैंने कहा था रिपोर्ट के कंटेंट्स के अंदर सबसे पहला कंटेंट क्या था? टाइटल। ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट है। उसके बाद आप बताते हैं एड्रेस ही, कि ये एड्रेस किसको हो रही है। 99% केसेस में वो रेगुलेटरी यानी स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर कौन होता है? शेयर होल्डर। अदरवाइज एज अप्रोप्रिएट, इट कैन बी इन्वेस्टर, इट कैन बी डायरेक्टर और इट कैन बी बैंक। ऐसा ही है। चलिए जी। फिर हमने कहा था सबसे पहले फिर आप लिखते हैं उसके बाद मेन और काम की बात, जो कि होता है ओपिनियन। ओपिनियन की शुरुआत का तरीका मैंने आपको बताया था। आप लिखते हैं वी हैव ऑडिटेड अ कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी कंपनी फॉर द ईयर एंडेड XYZ ईयर। आपने अपने आप को महदूद कर दिया कि मैंने इस साल का ऑडिट किया है। यहां तक क्लैरिटी है। फिर आप बताते हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आता क्या क्या है। यहाँ पे क्लैरिटी है। अच्छा, ये क्यों बताते हो फाइनेंशियल्स में क्या क्या आता है? हाँ जी, ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। और मैंने आपको कहा था, आप में से किसी बच्चे ने ये काम नहीं किया होगा, मैंने आपको कहा था जाके घर पे एनुअल रिपोर्ट देखना। नहीं देखी होगी तो आई रिक्वेस्ट यू अगेन कि आप आज जाके लाजमी देखिएगा, क्योंकि अब तक रिपोर्ट का चैप्टर खत्म नहीं हुआ। अपने पास लिख लें कि आपको देखना है। अच्छा, देख लिया था। चले, यहाँ पे बच्चों ने देखा है EFU जनरल। सही है जी। सुनो, अच्छा, जो जो बच्चे देख के आए उन्होंने बखूबी देखा होगा कि डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू नहीं होते। पहले मैनेजमेंट की, डायरेक्टर्स की कमेंट्री होती है, सारी चीजें होती हैं। उसके बाद FS शुरू होते हैं। तो दैट मींस कि वी नीड टू मेक अ डिफरेंस बिटवीन द अदर इंफॉर्मेशन एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लैरिटी है यहाँ तक? आगे। अच्छा, आज के बाद मैं आपसे पूछूं एनुअल रिपोर्ट के अंदर कितनी चीजें होती हैं? आप बोलेंगे एक अदर इंफॉर्मेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमने ऑडिट अदर इंफॉर्मेशन का किया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो हमने रिपोर्ट में लिख दिया था ये ऑडिट किया है। अच्छा, फिर हमने लिखते हैं वी हैव ऑडिटेड, फिर आखिर में लिखते हैं आर ओपिनियन। अच्छा, ओपिनियन दो तरीके के थे, अनमॉडिफाइड और बाय डिफॉल्ट अनमॉडिफाइड, क्योंकि हम समझेंगे कि सब सही हो सकता है। अच्छा, अगर हालात वाकयात चेंज हो गए तो हम कहेंगे मैं अपने ओपिनियन को क्या कर दूंगा? मॉडिफाई। पर हालात वाकयात वो दो तरीके के हो सकते हैं, या तो मिस स्टेटमेंट हो या स्कोप लिमिटेशन। स्कोप लिमिटेशन मतलब आपको सबूत नहीं मिला, तो उस केस में मॉडिफाइड ओपिनियन जाएगा या अनमॉडिफाइड? मॉडिफाइड। यानी उसमें आप ये नहीं लिख सकते ना कि ट्रू एंड फेयर व्यू। तो ट्रू एंड फेयर व्यू कब लिखेंगे? जब अनमॉडिफाइड होगा, जब हम कंक्लूड कर जाएंगे हमें ऑडिट एविडेंस मिल गया। मिल गया। ओके, चलें जी। फिर वो चौथी चीज कहता है, चौथी चीज वो ये कह रहा है, बहुत फोकस होकर देखना। बोलना आपने ओपिनियन बता दिया, अब आप बताएं कि वो जो आपने ओपिनियन दिया है वो किस बिना के ऊपर दिया, एक बेसिस क्या थी। अब आगे जाने से पहले हम जरा एक माइंड मैप बनाते हैं। मैंने ये कहा बेसिस, यानी आप कह रहे हो कि मैंने, अच्छा आपका जब रिजल्ट आता है उस पास होने के रिजल्ट के बेसिस क्या होते हैं? आपका पेपर, आपकी तैयारी, सारी चीजें। ऑडिट का जो मैं ओपिनियन दे रहा हूं शेयर होल्डर्स को, वो किस बिना पे दे रहा हूं? कि मैंने ऑडिट किया था, किसके तहत? आइजाज के तहत। किसके तहत? आइजाज, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के तहत। दूसरी चीज, मैं इंडिपेंडेंट था और मुझे मिल गया था सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। यानी मैं बेसिस फॉर ओपिनियन में ये बताऊंगा कि मैंने ऑडिट किया था, जिस ऑडिट के बेस पे मैं कह रहा हूं कि मैंने ऊपर ओपिनियन दिया। दूसरा, मैं इंडिपेंडेंट था। तीसरा तीसरा मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया। चलें जी, देखते हैं।
अब हमने पीछे की चीज को भी कैरी फॉरवर्ड किया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हमने कहा ओपिनियन स्टार्ट हो रहा था, वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एबीसी कंपनी, यहीं से शुरू किया था। अच्छा भाई, बेसिस फॉर ओपिनियन में बोलता है अगर आप अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे तो आप बोलेंगे हमने ऑडिट किया था आयजा के तहत। दूसरी चीज, हम इंडिपेंडेंट थे एज पर, हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को एक कोड ऑफ एथिक्स दिया जाता है जो कि आपको कहता है कि आपने ये फॉलो करना है। सही है जी। आगे, वी हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। देखो अगर मैं कोई ओपिनियन दे रहा हूं तो किसी बेस पे दे रहा हूं ना, और वो बेसिस क्या है, मेरा एविडेंस, मेरा सबूत। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि यस, हम जो ऊपर ओपिनियन दे रहे हैं उसके लिए मैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले चुका हूं। बात क्लियर है? अच्छा भाई, इसके बाद वो कहता है अगर मॉडिफाइड ओपिनियन होगा ना, प्लीज सुनना यार फोकस के साथ, अब जरा क्लैरिटी लाओ दिमाग में। अच्छा अभी हमने ना एक चीज क्लियर करो अपने भेजे में, अभी हमने एक एक एलिमेंट को अलग अलग भी पढ़ना है। यानी एग्जांपल दे रहा हूं, आयजा 700 मुझे बताता है रिपोर्ट किस तरीके की होती है, फिर 701, 705, 706 ऐसे लाइन से आयजाज हैं जो मुझे हर एक एलिमेंट की डिटेल बताते हैं। अभी मैं आपको क्या डिटेल पे काम करवाऊं या सिर्फ रिपोर्ट के कंटेंट्स, ऊपर ऊपर से ओवरव्यू दे रहा हूं। इसी को हम डिटेल में कवर करेंगे बाकी की क्लासेस में, तो इसको जरा फोकस होकर समझना है क्योंकि लिंकेज है पूरी। खैर आगे सुने, जल्दी से मुझे एक बात बताओ, आपने अगर ऊपर ओपिनियन, प्लीज सुनना इधर, आपने अगर ऊपर ओपिनियन दिया कि भाई मैंने ऑडिट किया था इंडियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो मैं कह रहा था कि मैंने इस बिना पे ओपिनियन दिया है कि मैंने इंडिपेंडेंटली काम किया, आयजा के तहत काम किया, मुझे एविडेंस मिल चुका है। तुम खुद दिमाग लगाओ, अगर तुम ऊपर लिख रहे हो, अगर तुम ऊपर लिख रहे हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, ऊपर क्या लिख रहे हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग, तो तुम ओपिनियन मॉडिफाइड दे रहे हो या अनमॉडिफाइड? मॉडिफाइड। अब मैं तुमसे पूछता हूं, नीचे जब बेसिस फॉर ओपिनियन बताओगे तो उसमें बताओगे ना कि किस बिना पे ऊपर ओपिनियन मॉडिफाई किया है। तो देखो क्या कह रहा है, मॉडिफाइड ओपिनियन के केस में बेसिस फॉर ओपिनियन के सेक्शन में नेचर ऑफ मिसस्टेटमेंट बताना कि हुआ क्या था, डेप्रिसिएशन बुक नहीं हुआ था, इनकम गलत बुक की थी, रेवेन्यू ज्यादा बुक किया हुआ था, क्या था वो मसला बताओ। अच्छा दोनों को अलग करते हैं, एक एक करके समझते हैं। अगर मेरा ओपिनियन अनमॉडिफाइड है, दो चीजें अलग अलग हैं। अगर मेरा ओपिनियन, तो मैं नीचे लिखूंगा कि मैंने आयजा के तहत ऑडिट किया था, कोड ऑफ एथिक्स के तहत मैं इंडिपेंडेंट था, तीसरी चीज मुझे सबूत मिल गए थे। अच्छा इसके आगे कुछ भी नहीं बकवास करूंगा। अगर ऊपर मेरा ओपिनियन मॉडिफाइड है, यानी अगर मैं ये लिख रहा हूं कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, पर ये कौन सा ओपिनियन हो गया, मॉडिफाइड। उस केस में मैं लिखूंगा हमने ऑडिट किया था आयजा के तहत, मैं इंडिपेंडेंट था और मुझे सबूत मिला है कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये मसला है। अब मैं एडिशनली बताऊंगा नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट। अच्छा अगर तुम नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट नहीं बताओ और ऊपर ओपिनियन को मॉडिफाई कर दो तो क्या मसला है, रीजन नहीं पता। भाई शेयर होल्डर बोलेगा कि तुम ऊपर मेरे ओपिनियन को मॉडिफाई कर रहे हो, तुम नीचे ये नहीं बता रहे कि मसला क्या था। तो अब एक और बात बताओ, क्या मुझे मसला बताने की नीड है जब सब सही है? सर कोई मसला ही नहीं होगा, कोई मसला ही नहीं होगा तो आपको कुछ बताने की नीड नहीं है। चलिए वापस से मैंने कहा कि सर आपने टाइटल, एड्रेसी, ओपिनियन शुरू होता है हमने ऑडिट किया था इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का इस साल का, ऐसा ही है। और हमारे ओपिनियन में अब दो चीज आ जाएंगी, हमारे ओपिनियन में या तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे, या अच्छा मैं कह रहा हूं अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं वो भी किसी बेस पे कह रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहे वो भी किसी बेस पे कह रहा हूं। अच्छा अगर मैं कह रहा हूं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं तो इस बिना पे कह रहा हूं कि मैंने ऑडिट किया था आयजा के तहत, मैं इंडिपेंडेंट था कोड ऑफ एथिक्स के तहत, तीसरा मुझे सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया। अगर ऊपर अनमॉडिफाइड है तो मैंने कहा इसके आगे मुझे कुछ नहीं कहना, अगर ऊपर ओपिनियन मॉडिफाइड है तो इसके आगे कुछ कहना या चुप रहना है, कुछ कहना, क्या बताना है, नेचर ऑफ मिस स्टेटमेंट। पहले बताओ यहां तक बात की क्लैरिटी है? तो वो कहता है बेसिस फॉर ओपिनियन में वजह बताओ कि वो ओपिनियन किस बिना पे दिया है।
तो लॉजिकल सी बात है ना कि अगर तुम्हें मिस स्टेटमेंट मिली है तो वो मिस स्टेटमेंट भी डिस्क्राइब करोगे ना नीचे, जबकि अनमॉडिफाइड केस में कुछ डिस्क्रिप्शन की नीड नहीं है, क्योंकि कुछ होगा ही नहीं बताने के लिए, सिर्फ ये बताने के लिए होगा कि हमने ऑडिट किया था, सबूत लिया और ये ओपिनियन है, दैट्स इट। पहले तो बात क्लियर है, पक्की बात है। चलो ये बेसिक बेसिक चीज है। हाँ भाई ऑनलाइन में तो जल्दी से यहाँ पे क्लैरिटी है। अच्छा फिर वो कह रहा है कि अगर आपने ऊपर ये लिखा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो वो क्या है, स्कोप लिमिटेशन, तो वो भी बेसिस में बतानी होगी, पक्की बात है। देखो अब तीन चीजें बना दो ना, ओपिनियन दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिवन ट्रू एंड फेयर व्यू, तो आप बोलोगे आइजा के तहत ऑडिट किया, इंडिपेंडेंट था, कोड ऑफ एथिक्स के तहत सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया, सब सही था, तो कुछ बताने का और कुछ बचता नहीं है। अच्छा मैंने कहा ऊपर ओपिनियन मॉडिफाइड है, अब मॉडिफाइड ओपिनियन दो वजह से होगा, या तो मिस स्टेटमेंट होगी या तो सबूत नहीं मिलेगा। अच्छा अगर ऊपर ओपिनियन को चेंज किया, तो ऊपर जो ओपिनियन को चेंज कर रहा हूं वो दो वजह से ही करूंगा ना, या तो सबूत मिल जाएगा, मसला पता लग जाएगा, या तो सबूत ही नहीं मिलेगा। तो ऊपर अगर ओपिनियन को चेंज करूंगा इस बेस के ऊपर के सबूत नहीं मिला, तो वो वजह भी बताऊंगा ना, क्योंकि शेयर होल्डर बोलेगा भाई तुम कह रहे हो ये मसला है क्योंकि सबूत नहीं मिला, तो वो क्या था, कौन सा एरिया था जहाँ पे सबूत नहीं मिला। ऐसा भी हो सकता है सब वेरीफाई कर लिया हो, पीपी के रिकॉर्ड जल गए हो, जहाँ पे हम काम कर रहे थे वहां पे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो क्या ये बताओगे, यस सर पे बताओगे ना कि भाई शेयर होल्डर बोलेगा मसला कहाँ है वो तो बताओ। अच्छा मैं बोलूंगा पूरे अकाउंटिंग रिकॉर्ड जल गए, तो सब बताऊंगा। मैं कह रहा हूँ जो ऊपर ओपिनियन दे रहा हूँ उसकी बेसिस बताऊंगा नीचे, पहले तो बात क्लियर है। यानी सर सिंपल रखें, कोई मसला होगा तो वो भी बयान करना है, जिसकी बिना पे ऊपर ओपिनियन दे रहा हूँ। क्लैरिटी है यहाँ तक, पक्की बात है। कितने एलिमेंट्स हो गए, चार, पहला टाइटल, दूसरा एड्रेसी, तीसरा ओपिनियन, चौथा बेसिस फॉर ओपिनियन, और ओपिनियन आर इंटरलिंक्ड, ऐसा ही है, दोनों आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है। चलिए जी आगे, पर एक और चीज, एक और चीज, ये अगर बात समझ आए आपको, यहां पे मैंने लिखा हुआ है बेसिस फॉर ओपिनियन, अगर कोई मिस स्टेटमेंट होगी ना तो मैं लिखूंगा बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन, हेडिंग चेंज हो जाएगी। ये बात को समझे, वापस से कह रहा हूं भाई, देखो मैंने आपको क्या कहा, रिपोर्ट का फॉर्मेट ना कांस्टेंट स्टैटिक है पूरी दुनिया में। अगर तुम एक नॉर्मल शेयर होल्डर हो, तुम्हें रिपोर्ट में लिखा हुआ देखे बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन, तुम्हें देख के समझ आएगा क्या मसला है। अच्छा फिर ओपिनियन लिखेंगे या ओपिनियन भी मॉडिफाइड ओपिनियन लिखेंगे, वेरी गुड, यानी सब सही है तो ओपिनियन की हेडिंग आएगी, और अगर मसला है तो मॉडिफाइड ओपिनियन। तो फिर नीचे जब ओपिनियन लिखूंगा बेसिस फॉर ओपिनियन लिखूंगा बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन, तो यानी एक पढ़ने वाले को तमीज और तहजीब हो ना कि भाई समझ आएगा उसको कि ये जो बेसिस हैं उस मॉडिफाइड ओपिनियन के लिए, तो मैं क्या करूंगा बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन। इसको यूं करें, जो ऊपर हेडिंग है उसकी बेसिस नीचे उसके साथ जुड़ जाएगी। अगर ऊपर ओपिनियन है तो नीचे क्या लिखेंगे, बेसिस फॉर ओपिनियन, ऊपर मॉडिफाइड ओपिनियन, नीचे लिखेंगे बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन। पहले बताओ यहां तक बात क्लियर है, पक्का। चलिए जी आगे, चार चीजें हो गई, पांचवी चीज, इसको समझने से पहले आपने दो तीन कॉन्सेप्ट समझने मेरे साथ प्लीज। पहले तो गोइंग कंसर्न का मतलब समझे, ये पूरा आपका एक अलग से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है ऑडिटिंग का 570, इसको हम अलग से कवर करेंगे भाई, क्योंकि कंटेंट्स में आ रहा है तो ऐसा नहीं हो सकता मैं कटा के आगे निकल जाऊं। फोकस होकर सुनिएगा। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताएं, गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है, चलती हुई एंटिटी। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है, चलती हुई एंटिटी। मतलब मैं कह रहा हूं कि एक ऐसा कंसर्न, एक ऐसा इदारा है जो फोर्सिएबल फ्यूचर में चलता रहेगा, इसके डूबने के चांसेस नहीं है। पहले बताओ यहां तक बात की क्लैरिटी है। अब आगे सुनो, मैं जब ऑडिट कर रहा था इस इदारे का, तो मुझे एक बात पता लगी कि इस इदारे का, ये बहुत ही अहम बातें हैं, ये बड़ी एग्जांपल्स हैं, तुम्हें कनेक्ट करूंगा, मैं तुमसे पूछूंगा अभी कि लिंकेज क्या है, क्योंकि एग्जामिनर तो ओपन ग्राउंड देता तुम्हें पहचानने के करना क्या, क्योंकि वो तुम्हें अज्यूम करता है कि तुम मैनेजर हो, क्योंकि लिख के भी देता है, इतनी इज्जत देता है, यू आर द ऑडिट मैनेजर ऑफ द क्लाइंट, सीए फाइनल में आओगे तुम्हें पार्टनर बना देगा, फिर उसके हिसाब से डिसाइड करना है। तो जरा फोकस होकर सुनना है तुम लोगों ने कि डिसीजन तुमने लेना है। एग्जाम में डिसीजन गलत, भाई एग्जाम में सवाल आया, उसने बोला रिपोर्ट पे इम्पैक्ट बताओ, रिपोर्ट पे इम्पैक्ट आना चाहिए था एक जगह पे, तुमने दिखा दिया दूसरी जगह पे, क्या तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, नहीं। पूछो किसी से जाके, बच्चे आते हैं 14 नंबर हैं सर, 16 नंबर हैं,
फिर गलती, मैंने लिखवाया उनसे पेपर, मैंने कहा तुमने क्या हरकत की है? वो सर क्लास में सुना था बस उस वक्त समझ आया था, अप्लाई नहीं किया। तो भाई मैक्सिमम सवाल करने, तब जाके पता लगेगा कि किधर हिट करना है रिपोर्ट को। खैर समझो इस बात को। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? चलती हुई एंटिटी, मानी फोर्सिएबल फ्यूचर में कंपनी चलती रहेगी, ऐसा ही है। अब दो बातें कह रहा हूं क्योंकि आगे लिंक है इसका, बड़ा फोकस होकर समझना। कंपनी आगे चलती रहेगी नहीं चलती रहेगी, इसकी असेसमेंट की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है। कि तुम्हारे IFRS 1 में लिखा हुआ है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी, अकाउंटिंग की बात कर रहा हूं, अकाउंटिंग में लिखा हुआ है, अकाउंटिंग में लिखा हुआ है इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी टू असेस whether the company is going concern or non going concern। अब इसकी और एग्जांपल देता हूं। अगर तुम्हें पता है कि कंपनी अगले 12 महीने में बंद हो जाएगी ना, तो तुम्हारे सारे एसेट्स करंट एसेट्स में आ जाएंगे, नॉन करंट में क्यों नहीं आएंगे? तो इसको हम कहते हैं, जो मैं अंग्रेजी कहने वाला हूं, इसको हम कहते हैं कि कंपनी इज नाउ नॉन गोइंग कंसर्न। कंपनी इज नाउ नॉन गोइंग कंसर्न का क्या मतलब है? फोर्सिएबल फ्यूचर में नहीं चलेगी, पर इसकी असेसमेंट की जिम्मेदारी किसकी है? ऑडिटर को तो रिस्क होता है कि क्या उसने ये असेसमेंट सही की, जिम्मेदारी मेरी नहीं है, मैं तो रिस्क असेस करता हूं। अब तुम एक एक करके जवाब दो, मैंने तुम्हें जो पीछे लिंक करवाया है। अगर डेट कोवेनेंट्स के ब्रीच होने का रिस्क होता है, तो इसका मतलब ये कि जो भी आपने एसेट्स गिरवी रखवाए सब बेचने पड़ जाएंगे, कंपनी के गोइंग कंसर्न के इश्यूज आ जाएंगे। तभी तो आपको मैं कहता हूं कि रिस्क असेसमेंट में देखा करो, अगर कोई डेट लिया हुआ है तो क्या डेट कोवेनेंट्स के ब्रीच होने का रिस्क होता है? वो गोइंग कंसर्न रिस्क होता है। अब एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल, मैं एक कंपनी का ऑडिट, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं कि कंपनी की एग्जाम्पल देता हूं। एक कंपनी का मैं ऑडिट कर रहा था, उसका काम ये था कि इंपोर्ट करके बेचती थी। कंपनी ने बोला भाई क्योंकि फॉरेन रेमिटेंस बाहर जा रही है, हमारे एक्सचेंज रिजर्व्स खत्म हो रहे हैं, आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। ये ओवरऑल इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो आपके कंट्रोल में। पर जाहिर सी बात है एनवायरनमेंट से मेरा इदारा इफेक्ट होता है, हम तभी तो एनवायरनमेंट को भी समझते हैं। हमने समझा, हमने बोला भाई कंपनी मुझे एक बात बताओ, तुमने अपने एसेट्स को नॉन करंट एसेट्स में दिखाया हुआ है, जबकि हमें तो ये भी नहीं पता कि इंपोर्ट खुलेगी या नहीं खुलेगी। अच्छा, अब मैं इसकी अंग्रेजी समझो। यहाँ पे मैं कह रहा हूं देयर इज अ अनसर्टेनिटी, देयर इज अ, पर वो अनसर्टेनिटी नॉर्मल नहीं है, मटीरियल अनसर्टेनिटी। देखो लिखा हुआ है मटीरियल अनसर्टेनिटी। मैंने बोला भाई तुम मुझे प्रूफ करो। अच्छा, मैंने कहा अभी शक है मेरे को, अभी मुझे क्या है, शक है। उसने कहा भाई हम नॉन करंट एसेट्स में ही अपने एसेट्स को रखेंगे, हम आपको ये प्रूफ करते हैं बात। मैंने कहा सही है। उसने मुझे गवर्नमेंट से कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाई, उसने मुझे गवर्नमेंट से, अच्छा मैंने उनकी पूरी ईमेल ट्रेल जो लेटर्स लिखे गए थे सब एक एक करके रीड किए। मुझे एक तसल्ली हो गई कि हाँ यार हो सकता है कि इंपोर्ट वापस से खुल जाए, हो सकता है कि इंपोर्ट, पर अभी भी एक शक है, अभी भी एक मटीरियल अनसर्टेनिटी है। देखो दो तीन चीजों को फैलाओ, या तो कंफर्म है कि मसला है, या तो कंफर्म है कि सब सही है, या तो शक है कि अनसर्टेनिटी है। कितनी चीजें बोली मैंने? तीन। या तो कंफर्म मसला है, या तो कंफर्म सब सही है, बीच का रास्ता आ गया अनसर्टेनिटी। तो जब आपको एक शक व शुबा होता है ना, तो आप शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करते हो इस पैरा के जरिए। अब बात समझिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी ने फाइनेंशियल्स गलत बनाए, कंपनी के फाइनेंशियल्स बिल्कुल सही बने हुए हैं, उसमें कोई पंगा नहीं है, बट देयर इज अ मटीरियल। यानी अब अगर मैं आपसे पूछूं, प्लीज तुम लोग मुझे बताओगे, कंपनी ने डेप्रिसिएशन गलत बुक किया, कंपनी ने डेप्रिसिएशन गलत बुक किया, मुझे आप एक बात बताओ, और एक ऐसा डेप्रिसिएशन बुक किया कि कंपनी के पूरे एफएस की हालत बिगड़ गई, क्या मैं उसको मटीरियल अनसर्टेनिटी के पैरा में दिखाऊंगा? यही सुनना था, नो, क्योंकि दैट रिलेट्स टू ओपिनियन। वो मिस स्टेटमेंट है, वो आपके ओपिनियन को चेंज करेगी, मटीरियल अनसर्टेनिटी से उसका कोई ताल्लुक। ये वजह है बच्चे फेल होते हैं ऑडिट में, भाई पता ही नहीं है कि किस वक्त क्या बोलना है। सुनो, मैं इसको यूं समझाता हूं, जो चीज ऊपर आ गई वो आ गई, वो नीचे नहीं आ सकती। जो चीज रिपोर्ट में ऊपर डील हो गई वो हो गई, वो नीचे के पैराग्राफ से रिलेट नहीं करती। एग्जाम्पल, भाई मैं कह रहा हूं मिस स्टेटमेंट के अंदर फर्क है और मटीरियल अनसर्टेनिटी पे फर्क है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैंने कहा कंपनी के ऊपर खतरनाक केस हुआ हुआ है, कंपनी के ऊपर खतरनाक केस हुआ हुआ है। पहली चीज बताई मैंने, कंपनी के ऊपर बच्चों खतरनाक केस हुआ हुआ है, अगर कंपनी केस हार गई तो कंपनी के डूबने के चांसेस हैं।
पर कंपनी ने उसको एडिक्वेटली डिस्क्लोज किया हुआ है, लॉयर का ओपिनियन लिया हुआ है, उसने अपने हिसाब से बिल्कुल सही किया हुआ है। क्या ये मिस स्टेटमेंट है? तो मिस स्टेटमेंट नहीं है तो मैं ओपिनियन को छेड़ूंगा नहीं, पर एक अनसर्टेनिटी है, उसको कहां बताऊंगा? मैं अपने शेयर होल्डर को यहां से आगाह करूंगा कि भाई तेरे एफएस सही है, पर ये देख लेना कल को मुझे आगे नहीं कहना कि तुमने मुझे इन्फॉर्म नहीं किया था। तो हमें एक पैराग्राफ बताया गया किसका? मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू, यानी गोइंग कंसर्न के मसले यहाँ आएंगे। चलो तुमसे पूछता हूँ, व्हाट इफ मैनेजमेंट के ऊपर खतरनाक केस चल रहा है और मैनेजमेंट ने उसको एफएस में डिस्क्लोज नहीं किया हुआ, मिस स्टेटमेंट, तो इतना खतरनाक केस यहाँ नहीं आएगा। आप ये बोलेंगे, जब मैं ड्राफ्टिंग सिखाऊंगा ना वहां पे बताऊंगा, मटीरियल अनसर्टेनिटी पैराग्राफ इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन। क्या बोला मैंने? मटीरियल अनसर्टेनिटी पैराग्राफ इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन। भाई एक गलती है तो गलती बोलो ना उसको, इस पैराग्राफ में छुपाने की कोई नीड नहीं है। यानी अगर मैं आपसे बोलूं मिस स्टेटमेंट है तो मेरा ओपिनियन मॉडिफाई होना चाहिए ना, क्या उसको मैं इस पैराग्राफ में बताऊंगा या ऊपर बताऊंगा? अच्छा व्हाट इफ उसने सब सही किया हुआ, उसने डिस्क्लोज भी किया हुआ, सारे पैरामीटर्स फुल किए हुए और फिर भी अनसर्टेनिटी है, पर क्या इससे मैं ओपिनियन मॉडिफाई कर रहा हूँ या खाली आगाही है? ये सिर्फ आगाह कर रहा हूँ कि देख लो मसला चल रहा है, कल को कंपनी के लगे तो मुझे मत कहना मैंने इन्फॉर्म कर दिया था। पहले बताओ बात क्लियर है? इस पैराग्राफ को हम कहते हैं मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न के मटीरियल मसले यहाँ आएंगे अगर तो हैं। अच्छा व्हाट इफ एक मसला मुझे दिखा, यही वाला इंपोर्ट वाला, जैसे ही मुझे मसला दिखा अगले दिन मुझे पता लग गया कि इंपोर्ट वापस से खुल गई है, क्या कंपनी इज नाउ गोइंग कंसर्न? यस, कंपनी इज नाउ, कोई मसले, क्या ये शक है कंफर्म हो गया? तो क्या आप इस पैराग्राफ में बताऊंगा? रीजन दो। आप बोलेंगे देयर इज नो अनसर्टेनिटी नाउ, देयर इज, सब सही हो गया। तो मैंने यही तो कहा तीनों चीजों में फर्क रखो, पहला सब सही है, वाकई मसला है या अनसर्टेनिटी है। इस केस में सब सही था, कोई मसला नहीं था। यहां तक बात क्लियर है? पक्का? अब एक सवाल आया, मतलब कोई ऐसा केस है जिससे गोइंग कंसर्न का इशू आ सकता है, वो यहाँ आएगा, बिल्कुल ऐसा ही है। सर डेप्रिसिएशन एग्जांपल रिपीट करते, भाई मैंने कहा एक कंपनी ने एक प्लांट खरीदा और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन बुक नहीं किया, और अगर वो उस डेप्रिसिएशन को बुक कर लेता तो मेरा प्रॉफिट लॉस में बदल जाता, तो क्या ये मटीरियल अनसर्टेनिटी है या एरर है? मिस स्टेटमेंट है। अच्छा अगर मिस स्टेटमेंट है तो क्या उसको मटीरियल अनसर्टेनिटी टू गोइंग कंसर्न के बारे में बताऊं या रेलेवेंट जगह पे? अच्छा ओपिनियन सही दूं कि ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे? ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहा, हम कह रहे हैं दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, और फिर बेसिस में बताऊंगा कि मसला क्या था। भाई बात क्लियर है? जब मैं गोइंग कंसर्न का मसला बता रहा हूं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एक्चुअली प्रेजेंटिंग ट्रू एंड फेयर व्यू, बट हल्का सा ये अनसर्टेनिटी है वो अलग से बता रहा हूं। भाई जानी बात क्लियर है? पक्का? देखो पैराग्राफ में फर्क समझ आना चाहिए आपको। IS 1 वाली बात रिपीट करते हैं। ओहो अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि आपके IFRS 1 में, IFRS 1 और IS 1 में लिखा हुआ है कि भाई आपने गोइंग कंसर्न की असेसमेंट मैनेजमेंट ने कर दी है, जो फाइनेंशियल बनाती है। इदारा किसका है? मैनेजमेंट का। असेसमेंट कौन करेगा? आपको तो रिस्क है कि वो असेसमेंट सही है या नहीं है, आपको रिस्क है बस, दैट्स इट। जिम्मेदारी किसकी है? क्योंकि आप एक और बात बताओ, फाइनेंशियल बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो आपको तो रिस्क होता है ना कि गलत है या सही है। तो गोइंग कंसर्न भी सेम चीज है भाई, उसकी जिम्मेदारी है फाइनेंशियल बनाना, उसकी जिम्मेदारी असेस करना कि गोइंग कंसर्न है नॉन गोइंग कंसर्न है। आपने बीइंग एन ऑडिटर आपका रिस्क है कि क्या वो असेसमेंट सही है या नहीं है। इसको भी पकड़ने का तरीका है वो प्रोसीजर में सिखाएंगे। क्लियर है? ओके आगे जी। सर अब इसकी हेडिंग पे आए हम, रिपोर्ट मॉडिफाइड किसी और वजह से। अच्छा आप साहब ने एक अच्छा सवाल किया, बेहतरीन सवाल है। इन्होंने कहा कि ऐसा हो सकता है कि किसी एक वजह से, यानी डेप्रिसिएशन की वजह से आप ओपिनियन को मॉडिफाई कर दें और किसी और वजह से मटीरियल अनसर्टेनिटी का मसला हो सकता है। तो फिर उस रिपोर्ट के अंदर मटीरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का पैरा भी आएगा और ओपिनियन भी मॉडिफाई हो, क्योंकि दोनों मसले क्या हैं? सेम मसले पे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मिस स्टेटमेंट इज मिस स्टेटमेंट, वो वहीं आएगी, यहाँ पे नहीं आएगी। क्लियर है? क्लियर है भाई बच्चों?
हाँ दोनों एक साथ मतलब हाँ आ सकती है ना। अब एक सवाल दिया आपको एग्जामिनर ने, एग्जामिनर ने बोला कंपनी ने इतनी अमाउंट का डेप्रिसिएशन बुक नहीं किया जो कि मटेरियल है, तो आप वो आपसे बोलेगा बताओ इसका रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट है। आप बोलोगे भाई ओपिनियन क्या हो जाएगा, मॉडिफाई, और बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन में मैं बताऊंगा कि मसला ये आपकी ड्राफ्टिंग हो गई। और फिर उसी सवाल में आपको बोले कि एक सिंगल मेरा वेंडर था जो मुझे इंपोर्ट करता था, जहां से मान लो इंपोर्ट पे बैन लग गया, तो अब आप बोलोगे देयर इज अ मटेरियल अनसर्टेनिटी एंड मटेरियल अनसर्टेनिटी पैरा शुड इंक्लूड एंड डिस्क्राइब कि मसला क्या है। तो अब कितनी चीजें आएंगी रिपोर्ट में, दो, एक वो पैरा हेड होगा और एक ये पैरा हेड होगा। मतलब एक सिचुएशन दो जगहों पे इंपैक्ट कैसे आएगी बताओ, डेप्रिसिएशन बुक नहीं किया, एक एरर है, मैं स्टेटमेंट आ गई ऊपर बता दी, नीचे क्या बताऊं, सोचो ना, बनती ही नहीं सिचुएशन। जी जानी तो सब ऊपर बता चुका हूँ। अच्छा तो एक बात सुनो, एक एक एग्जांपल है, चलो इसी बेस पे लेके चलते हैं। मैंने कहा एक सिग्निफिकेंट केस चल रहा है, मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया, सही है, तुम्हारे लिए कह रहा हूँ वापस से, मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं किया। मैं तो ये कह रहा हूँ अल्लाह की कसम तुम बेसिस फॉर ओपिनियन में सब बता चुके होगे, वही बात वापस से बताओगे क्या, कितनी बार हो जाएगी। देखो बेसिस फॉर ओपिनियन का पैराग्राफ क्यों आया कि इस बिना पे मैं ओपिनियन को क्या कर रहा हूं, तो बेसिस फॉर ओपिनियन के अंदर आप वही केस के बारे में सारी लफाजी कर चुके होगे, क्योंकि मैनेजमेंट ने वो काम नहीं किया। तो जब ऊपर भी बता चुके हो तो फिर शेयर होल्डर बोलेगा कि भाई मुझे वापस से क्यों बता रहा है, क्योंकि यही बात मुझे ऑलरेडी पता है। और मैं ऊपर ही लिख दूंगा कि भाई ये इतना सिग्निफिकेंट केस है कि आपके गोइंग कंसर्न के भी मसले हैं, क्योंकि पर वो रिलेट किससे करता है, ओपिनियन की मॉडिफिकेशन, तो आएगा भी कहां पे, ओपिनियन की मॉडिफिकेशन में। क्लियर है जानी, कुछ भी नहीं। देखो फर्क है, मिस स्टेटमेंट के अंदर और अनसर्टेनिटी के अंदर फर्क है। अगर वो मिस स्टेटमेंट है तो कहां जाएगी, ओपिनियन में। क्लियर है, तो मैं बोल रहा हूं बता दिया ना, तो मिस स्टेटमेंट के साथ, अच्छा मेरे लिए मिस स्टेटमेंट क्यों थी वो, पर डिस्क्लोज नहीं किया, उसके साथ साथ इतनी मटेरियल लेके किसका मसला है, तो ऊपर ऑलरेडी बता चुका हूँ, वापस से बयान करने की कोई नीड नहीं है। क्लियर है, दो बार क्यों बता रहे हो एक ही चीज, नहीं मैं ये कह रहा हूं कि भाई अगर तुमने ऊपर मिस स्टेटमेंट बता दी और यही चीज तुमने ऊपर भी बता दी ना कि क्योंकि मैं समझता हूँ ये इतनी बड़ी अनसर्टेनिटी है जिससे आपकी कंपनी का मसला हो सकता है, तो ये सारी बातें ऊपर डिस्क्राइब कर चुके हो, सारी चीजें ऊपर डिस्क्राइब कर चुके हो, तो नीचे बताने की नीड है। अगर तुम्हें दो पैराग्राफ देना है तो फिर आई विल सजेस्ट कि ऊपर सिर्फ एरर बताना और फिर मटेरियल अनसर्टेनिटी अलग से, ऊपर पे जिक्र नहीं करना इसका, इससे रिलेटेड के कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है। क्लियर है, तो फिर आप दो जगह दे सकते हो, कोई मसले वाली बात नहीं है, लॉजिकली साउंड रहना है। सर अगर कंपनी पे कोई ऐसा केस है, इफ लूज देन देयर विल बी सम गोइंग कंसर्न इशू एंड लॉयर सेड कि 80% कंपनी वॉन द केस, तो बेटा फिर जब मेरे जीतने के चांसेस हैं तो क्या मेरा कोई मसला है, या कंफर्म हो गया मसला नहीं है, कंफर्म हो गया मसला नहीं है तो क्या मैं कुछ करूंगा या कुछ भी नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। ताजिल ओके, चलें जी इधर देखिएगा, मैंने सर यहाँ पे लिख दिया कि ये मुआवजा 570 में आगे बढ़ेंगे, जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कंपनी लॉसेस में या तो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, खैर वो मैंने आपको पूरी एग्जांपल्स दी हैं अभी। अच्छा भाई ये हमारे भाई कह रहे हैं सर इममटीरियल अनसर्टेनिटी हो तो क्या उसको बताने की नीड है, क्यों, हम तो ऑडिट भी मटेरियल चीजों का करते हैं। इममटीरियल अनसर्टेनिटी शेयर होल्डर बोलेगा निकल भाई मेरे को क्यों बता रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है जी, अच्छा आगे, अच्छा एक तुमसे बात पूछता हूँ इधर, मतलब अब ऑडिट चल ही रहा है तो फिर एक एक करके कंपोनेंट्स को सीखते हैं ना। मेरा ये मानना है मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का पैरा इज ऑप्शनल, मतलब कंडीशनल, ऑप्शनल गलत होगा, कंडीशनल, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो, यानी मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न का पैरा लाजमी नहीं है कि हर रिपोर्ट में हो। यानी आप किसी भी कंपनी की रिपोर्ट उठा के देखेंगे ना, अब तो आप समझ आ रहा होगा, तो एनुअल रिपोर्ट देखेंगे उसमें ऑडिट रिपोर्ट भी होगी, पहले ऑडिट रिपोर्ट चिपकती है और फिर नीचे फाइनेंशियल आते हैं ताकि उसमें वजन आए, पेपर का वजन नहीं, साइन का वजन, कि भाई ऑडिटर ने साइन किए हुए हैं।
पर आपको हर रिपोर्ट के अंदर मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं दिखेगा, ऐसा क्यों? हर रिपोर्ट के अंदर, क्योंकि हर कंपनी के गोइंग कंसर्न के मसले जिसमें होंगे उसमें दिखेगा, ओपिनियन के सेक्शन में, रेलेवेंट सेक्शन में, रेलेवेंट सेक्शन में। यहां तक क्लैरिटी है जी? नहीं 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 नहीं, एक साल लॉस हुआ दैट डजंट मीन कि अनसर्टेनिटी है। इनिशियली जो भी कंपनी आती है वो लॉसेस में ही होती है। कंपनी के लॉसेस का मतलब है रिकरिंग लॉसेस, 5-6 साल से लॉसेस हो रहे हैं वो रिकवर नहीं कर रही है, तो अनसर्टेनिटी है ना। सही है। अच्छा भाई आगे फोकस, ये सुनना अभी, देखो लिंकेज कैसी है सुनना। एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, एम्फेसिस, एम्फेसिस का मतलब, फिर मैं इसकी स्लाइड दिखाता हूं आपको। एम्फेसिस का मतलब यह है कि मैं किसी चीज को एम्फेसाइज करवाना चाह रहा हूं, किसी चीज को। अच्छा मैं आपसे अगर एक बात पूछूं, प्लीज तो सुनना। आपके एफएस अगर आप जेन्युइनली देखेंगे प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जाके, तो कोई 80 पेजेस के एफएस होते हैं। बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स मिला के 80 पेजेस तक पहुंच जाते हैं, 50-60 पे पहुंच जाते हैं, इससे कम नहीं होते। अच्छा अब मुझे एक चीज पता है कि जब मैंने ऑडिट किया, तुम लोग मुझे बताना इधर, जब मैंने ऑडिट किया इस कंपनी का, ओपिनियन सही था, यानी कोई मिसस्टेटमेंट और एविडेंस भी मिल गए, पहला पैरामीटर पार हो गया, यानी ओपिनियन की चुरंगी पार हो गई। मैंने अपने आप से पूछा क्या कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है, हमने बोला नहीं है, वो भी चुरंगी पार हो गई। एक केस मुझे दिखा, एक केस जो कंपनी पे हुआ है और वो सिग्निफिकेंट केस है, बट वो ऐसा केस नहीं है कि वो कंपनी को बर्बाद कर दे। आप नहीं समझे बात, मैं कह रहा हूं केस हुआ है, केस हुआ है, सही है, केस हुआ है कंपनी के ऊपर। कंपनी ने किया ये कि भाई इसको डिस्क्लोज कर दिया, हाँ, क्योंकि उसके लॉयर ने ये कहा कि आपके हारने के चांसेस 50% से ज्यादा नहीं है, तो आप सिर्फ उसको डिस्क्लोज करें। 50% से नीचे है तो आपने उसको क्या किया, डिस्क्लोज कर दिया। सही जी, एज अ प्रिकॉशन के, हाँ यार सबको पता हो, आप बीइंग एन ऑडिटर चाहते हैं कि जो मैटर एफएस के अंदर डिस्क्लोज हुआ है वो आप शेयर होल्डर को बताएं, एम्फेसाइज कराएं। क्या कराएं? एम्फेसाइज। अब अगर इतने बड़े फाइनेंशियल्स में से मुझे शेयर होल्डर को कुछ बताना है, कोई मैटर एम्फेसाइज करवाना है, तो उसके लिए भी तो कोई पैराग्राफ होगा ना। उस पैराग्राफ का नाम है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, यानी मैं इस पैराग्राफ में कुछ एम्फेसाइज कराऊंगा ना, तो वो यहाँ आएगा। तो सर आपने जो मटेरियल अनसर्टेनिटी की बात की थी उसमें भी केस की बात की, इसमें भी केस की बात कर रहे हैं, तो क्या फर्क है? वो ऐसा केस है कि कंपनी की गोइंग कंसर्न के इश्यूज ले आएगा, पर अभी ऐसा केस है अगर हार भी गए तो गोइंग कंसर्न का मसला नहीं है, बट सिग्निफिकेंट है, मटेरियल है। यानी ऐसा कि शेयर होल्डर को पता होना चाहिए, क्योंकि तुम समझते हो बीइंग एन ऑडिटर। पहले बताओ फर्क समझ आया? अब तुम लोग मुझे गाइड करोगे ताकि हम क्लैरिटी से आगे जाएं। मैंने कहा ये केस है, सिग्निफिकेंट है, कंपनी ने डिस्क्लोज नहीं किया, मिस स्टेटमेंट है, तो इससे मटेरियल अनसर्टेनिटी में डालूं, एम्फेसाइज करा दो, तो एम्फेसाइज करा दो ना, क्या हुआ? कराएंगे? सर डिस्क्लोज ही नहीं किया हुआ तो एम्फेसाइज क्या कराओगे, खाली पन्ना? नहीं है ये बात समझ। एम्फेसाइज तो तब होगा ना जब वो एफएस में डिस्क्लोज हुआ हुआ, तो ये तो मिस स्टेटमेंट है, गलती है, तो गलती से मेरा ओपिनियन क्या हो जाएगा, मॉडिफाइड, और मैं बेसिस फॉर ओपिनियन के सेक्शन में बता दूंगा कि गलती ये थी। चलें अब एक और चीज सुनो, मैंने ये कहा कि भाई एक केस है डिस्क्लोज नहीं हुआ हुआ, बट इतना बड़ा केस है कि उससे कंपनी की वार्ड लग जाएगी। हाँ भाई, ओपिनियन या मटेरियल अनसर्टेनिटी। अच्छा एक सुभान कह रहे हैं कि सर अनसर्टेनिटी में जाएगा, सर मिस स्टेटमेंट है। अल्लाह के बंदो देखो अभी भी मटेरियल अनसर्टेनिटी कह रहे हैं, अल्लाह के बंदो वो मिस स्टेटमेंट है, वो कहां जाएगा? ओपिनियन में आप बोलोगे कि दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर, क्यों? मिस स्टेटमेंट है भाई। अच्छा अब एक केस है, इतना सिग्निफिकेंट केस है कि अगर हार गया तो कंपनी गई पर डिस्क्लोज हुआ है, तो एम्फेसाइज कराओ ना।
जिसके लिए पैराग्राफ बना है वो देखो ना, कि ऐसा केस है कि उसके गोइंग कंसर्न के इश्यूज हैं, तो आपने रेलेवेंट पैरा में बताया। अच्छा, अब कंक्लूड करते हैं। ऐसा केस है तो सिग्निफिकेंट, बट गोइंग कंसर्न के इशू नहीं है, डिस्क्लोज भी हुआ है। एम्फेसिस ऑफ मैटर, तो मटेरियल अनसर्टेनिटी में क्यों नहीं बता रहे? क्योंकि ऐसा गोइंग कंसर्न का मसला नहीं है। और एक आखिरी चीज, मॉडिफाइड ओपिनियन क्यों नहीं दिया? ठीक है, डिस्क्लोज किया हुआ है, कोई एरर नहीं है। अब पहले बताओ तीनों में तमीज और तहजीब आई कि कब कौन से पैरा को हिट करना है। दिस इज द थिंग विच एग्जामिनर आस्क्स। एग्जामिनर पूछता है ऐसे, तो आपने अपना दिमाग खुला रखना है कि कब कौन सी चीज को हिट करना है। मैंने आपको बताया था ना, हर वो सिचुएशन सीखनी है जिस हालात वाकयात में आपकी रिपोर्ट के कौन से एलिमेंट पे इम्पैक्ट आएगा। भाई बात क्लियर है यहाँ पर? यानी पीछे ओके, समझ आ गई जी? ओके जी। अब आगे कोई सवाल है भाई? पक्का? चलिए जी, अब देखते हैं एम्फेसिस ऑफ मैटर की डेफिनेशन। वो कहता है ये 706 से इसका अलग से आएगा, वो देखेंगे। पर यहाँ पे बात समझिएगा, वो कहता ये है कि एम्फेसिस ऑफ मैटर आपको कब देना है, ये उसकी अंग्रेजी है। इफ इन ऑडिटर्स जजमेंट, इफ इन ऑडिटर समझता है कि वो जो मैटर है फंडामेंटल है, लाजमी है, किसके समझने के लिए? ऑफ ऑडिट नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हुई हुई है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वहां पे सही हुआ होगा आई थिंक, बुक के अंदर भी ये मसला है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करो उसको। अच्छा वापस से, वो कहता ये है कि एम्फेसिस ऑफ मैटर कब आएगा? पहली चीज, एम्फेसिस ऑफ मैटर तब आएगा जब ऑडिटर समझता है कि वो मैटर यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या है, फंडामेंटल है। पर फंडामेंटल क्या है जरूरी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना। किसको समझना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना। आगे सुनिएगा। और दूसरी कंडीशन, मैटर एडिक्वेटली डिस्क्लोज हुआ है एफएस में। ये कंडीशन क्यों लगाई? तो डिस्क्लोज नहीं होगा तो एम्फेसाइज कैसे कराऊंगा? मैं बोलूंगा 5वें पेज पे जाओ, 5वें पेज पे जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। सही है, तो फिर एजीएम में तुम्हें जल्दी करेगा क्या एम्फेसाइज कराया था भाई। क्लियर है? आगे कंडीशंस और हैं इसकी। प्रोवाइडेड दैट, इसकी एक्सेप्शन है, इधर देखना फोकस के साथ, इसकी एक्सेप्शन है। प्लीज ये रीड करो क्योंकि इस बेस पे मैंने तुम्हें एग्जांपल दी है। क्या लिखा हुआ है वो? ऑडिटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई ओपिनियन बिकॉज ऑफ दैट मैटर। इसका मतलब यह है कि अगर उसी मसले पे कोई ओपिनियन का मसला होगा तो उसकी वजह से ईओएम, उससे क्या होगा, ओपिनियन मॉडिफाई हो जाएगा। तो वो कह रहा है एक मसला जहां का है वहां बताओ। पहले बताओ, बात क्लियर है? यानी अब इसको कंक्लूड करते हैं फोकस होके। मैं तुमसे आज के बाद डेफिनेशन पूछूं, व्हेन द ऑडिटर विल गिव एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ, क्या बोलोगे? इंग्लिश बोलते हैं ना थोड़ी सी। इफ इन ऑडिटर्स जजमेंट, ऑडिटर थिंक्स दैट द मैटर is fundamental to the user's understanding of the FS, financial statements की understanding के लिए लाजमी हो, and the matter is adequately disclosed in the, अच्छा डिस्क्लोज नहीं होगा तो ईएम देंगे क्योंकि एम्फेसाइज नहीं करा सकते। अब आगे सुनो मेरी बात, फिर मैं एक और चीज पूछूं, प्रोवाइडेड, इसकी एक्सेप्शन है, अगर उसी मसले की वजह से आपका ओपिनियन मॉडिफाई हो रहा होगा तो आपको ईएम देने की कोई नीड, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि ओपिनियन को सही करके बोलो एम्फेसाइज करवाओ, क्योंकि गलती होती है वो ऊपर बतानी है। ऐसे आपको ना बहुत क्लाइंट्स मिलेंगे, आपको क्लाइंट्स बोलेंगे यार तू एक काम करना, ओपिनियन सही तक एम्फेसाइज करा दे। अब शेयर होल्डर तो वैसे ही बावला, वो एम्फेसाइज करेगा अच्छा हाँ ये हुआ हुआ है, केस चल रहा है, ओके सही है, हालांकि उसने डिस्क्लोज गलत किया हुआ है। भाई देखो मैं कह रहा हूँ, एक तो डिस्क्लोजर है, डिस्क्लोजर का देना है बट गलत देना है। अब मैं कहूं कि कंपनी के ऊपर पेनल्टी आ सकती थी 10 मिलियन की, कंपनी ने डिस्क्लोज की हुई 2 लाख रुपए की, डिस्क्लोज की हुई है, तो क्या डिस्क्लोजर नहीं दिया उसने? पर क्या दिया? ये में स्टेटमेंट है, ओपिनियन मॉडिफाई होना चाहिए। आप कहेंगे दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट गिविंग, पर तुम्हें ऐसे क्लाइंट्स मिलेंगे जाहिर जो तुम्हें कहेंगे कि यार एक काम करो ना, तुम ओपिनियन को कुछ भी नहीं करो, तुम एम्फेसाइज कर लो। एम्फेसाइज करेगा ना तो शेयर होल्डर पता है क्या करेगा, बोलेगा हाँ यार चल 2 लाख रुपए की पेनल्टी है, शेयर होल्डर ने अच्छा वो बता दिया मुझे। तो क्या ये हमने सही किया या ये गलती थी?
तो गलती थी, तो इससे ओपिनियन मॉडिफाई होना चाहिए था, ना कि एम्फेसाइज। तभी वो कहता है एम्फेसिस ऑफ मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर ओपिनियन, एम्फेसिस ऑफ मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन। बात क्लियर है? चलें जी, एक और चीज सर, तो मैं ओपिनियन में नहीं डालूंगा, डिस्क्लोज एक्यूरेट करूं एम्फेसिस में, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा भाई आगे, और वो कहता है मैटर इज नॉट अ की ऑर्डर्ड मैटर। फोकस होकर सुनिएगा, ये भी रिपोर्ट के अंदर आगे जाके एक पैराग्राफ है, इसकी हल्का सा ओवरव्यू देता हूं ताकि यहाँ पे किल हो जाए ये चीज। वो कहता ये है कि अगर, बहुत फोकस होकर सुनना है इसको, अगर एक मैटर की ऑर्डर्ड मैटर, की ऑर्डर्ड मैटर यानी सबसे ऊपर, तो आपको ना उस मैटर को की ऑर्डर्ड मैटर के पैराग्राफ में बताना है। तो जब आप की ऑर्डर्ड मैटर के पैराग्राफ में बता दोगे और यहाँ पे भी बताओगे तो कितनी बार हो जाएगा? वो जो भी अभी मैंने सिखाया नहीं है, पर एक बात तय है, इस एम्फेसिस ऑफ मैटर के पैराग्राफ ने की ऑर्डर्ड मैटर्स को तरजीह दी है कि अगर यही चीज आप की ऑर्डर्ड मैटर में बता चुके हो तो यहाँ पे बताने की कोई नीड नहीं है। वो कंडीशंस मैं आपको बताऊंगा कब वहां आएगा, पर व्हाट्सएवर द केसेस, अगर आपने डिसाइड किया कि एक मैटर जो एफएस में दिया हुआ है और वो की ऑर्डर्ड मैटर है, तो वहां बता चुके होगे, यहाँ पे बताने की नीड। पर मैं फिर बता दूं, वो मिसस्टेटमेंट नहीं होगी, वो भी एम्फेसाइज होगा, बट वो किस पैराग्राफ के अंदर होगा? की ऑर्डर्ड मैटर, जो कि अभी हमने सीखा नहीं है। पहले बताओ यहां तक क्लैरिटी है? अच्छा, अगर होल टुगेदर एक रिवीजन, सबसे पहले क्या आता है? टाइटल, दूसरा एड्रेसी, तीसरा ओपिनियन, चौथा बेसिस फॉर ओपिनियन, फिर मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, और पांचवा एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ। एम्फेसिस ऑफ मैटर कब आएगा? जब if in auditor understanding matter is fundamental to the user understanding of the financial statement and the matter is adequately disclosed in the financial statement and the auditor is not required to modify the opinion because of that matter and the matter is not a key audit matter। तुम्हें ऐसे ही याद होना चाहिए, क्लियर है? साथ साथ बोलो वापस से। If in the auditor's judgment the matter is fundamental to the user's understanding of the and the matter is adequately disclosed in the financial statements and the auditor is not required to modify opinion because of that matter and the matter is not a key audit matter। अगर ऐसे याद हो गया ना, अल्लाह की कसम पेपर पास हो जाएगा। चीजें भेजे में होनी चाहिए लिखने के लिए, क्योंकि अगर तुम्हें सिचुएशन आ जाए तो सिचुएशन में भी तो यही लिखना है ना, हाँ या नहीं? अच्छा, तुमसे सिचुएशन देगा, तुम्हें बोलेगा कि बताओ इसको ओपिनियन में डालेगा यहाँ पे, तो तुम्हें इसका पे जवाब देना होगा ना। अगर ओपिनियन का मसला होगा तो तुम ये लिखोगे उसमें, बिकॉज द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई द ओपिनियन बिकॉज ऑफ दैट मैटर, दैट्स व्हाई दिस मैटर कैन नॉट बी द एम्फेसिस ऑफ मैटर। तो आपने फिर यहीं से वर्ड उठा के जो तोड़ के लिखने हैं, वो मैंने आपको एक रिकैप दे दिया। पहले बताओ बात क्लियर है? सर अभी आज की क्लास हम यहाँ तक रखते हैं, अगली क्लास से बाकी कंटेंट्स को करेंगे, और अगली क्लास में हमारे कंटेंट्स होंगे खत्म और फिर हम करेंगे इसकी प्रैक्टिस। पर आज एक क्विज आ जाएगा, सोच के देना उसको, सही है जी, कि कब कहाँ इम्पैक्ट आएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। अभी देख लेता हूँ सुभान, बिल्कुल अलग से होता है, अमाल अलग से होता है।